चैप्टर 7 है ना। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक है। यह भाषा वैदिक काल से आज तक अनवरत चलती आ रही है। अध्ययन अध्यापन का माध्यम भी बनी हुई है। इसमें वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, काव्य, नाटक आदि अनेक प्रकार ग्रंथों की रचना की गई है। इसे देववाणी, सुर भारती, गीर्वाण भारती नाम से जाना जाता है। यह देवताओं की भाषा मानी जाती है। संस्कृत का अर्थ होता है संस्कार किया हुआ, अर्थात जिस भाषा से समस्त दोषों को दूर कर उसका व्याकरण के अनुसार संस्कार कर दिया जाए वही संस्कृत है। इसी संस्कार के कारण वह आज वैज्ञानिक दृष्टि सर्वोत्तम भाषा मानी जाती है। इसकी लिपि देवनागरी लिपि है जो हिंदी, मराठी, नेपाली आदि अन्य भाषाओं की भी है। इस प्रकार संस्कृत एक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है, ठीक है, तथा इसका व्याकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। भाषा होने के कारण इसके व्याकरण को जानना भी आवश्यक होता है ताकि हम उसके माध्यम से शुद्ध भाषा को जाने तथा उसका प्रयोग कर सकें, ठीक है। व्याकरण के अंतर्गत भाषा का शुद्ध ज्ञान एवं उसका प्रयोग सिखाया जाता है। व्याकरण के 3 प्रमुख अंग होते हैं। फर्स्ट वर्ण विचार, सेकंड शब्द विचार, थर्ड वाक्य विचार। फर्स्ट में आता है वर्ण विचार। इस भाग के अंतर्गत वर्ण, उसके भेद, संयोजन, वियोजन, उच्चारण, स्थान तथा संधि आदि का विवेचन होता है। वर्ण में वर्ण, भेद, संयोजन, वियोजन, जोड़ना, ऐड करना, पार्टीशन करना, उच्चारण, स्थान तथा संधि आदि आती है। शब्द विचार में आता है शब्दों का ज्ञान, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, समास, प्रत्यय और क्रियाकलापों के निर्माण तथा शब्द रूपों का विशेषतः विवेचन किया जाता है, ठीक है। थर्ड पे है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य के प्रकार, वाच्य, निबंध लेखन, पत्र लेखन आदि का विस्तृत विवेचन किया जाता है, ठीक है। संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत एवं हिंदी की वर्णमाला एक ही है, ठीक है, इससे आप अवगत हैं। संस्कृत वर्णमाला और हिंदी की सेम ही है। संस्कृत में विसर्गों का प्रयोग प्रायाधिक होता है। संस्कृत में विसर्ग अधिक लगते हैं। संस्कृत की वर्णमाला में कुल 48 वर्ड्स होते हैं। इन वर्णों के भी भेद होते हैं जो निम्न है। वर्ण भेदा, वर्ण की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसे अक्षर भी कहते हैं। वर्ण के और अधिक खंड नहीं किए जाते। ये वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। फर्स्ट स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर में जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है स्वतंत्र रूप से, वे स्वर कहलाते। जैसे आ, ई, उ, रे, ए, ओ, है ना, इनमें किसी की भी हेल्प नहीं ली जाती। सेकंड है स्वरों के भेद। स्वर के कितने भेद हैं? तो स्वर के भेद 3 है: ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, है ना। ह्रस्व जिनके उच्चारण में केवल अल्प समय या एक मात्रा का समय लगे वो ह्रस्व कहलाते हैं। आ, ई, और रे, ठीक है। दीर्घ है जिन उच्चारण में 2 मात्राओं के बराबर समय लगता है वो दीर्घ कहलाते हैं। आ, ई, उ, रे, ए, ओ, औ, है ना। प्लुत जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 3 मात्राओं के उच्चारण का समय लगे वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत को प्रदर्शित करने के लिए स्वर्ण वर्ण के आगे 3 की संख्या लिख दी जाती है, ठीक है। ओम, भो, राम, हे कृष्ण, ठीक है। यह वक्र है, ये 3 मात्राओं के होते हैं, ठीक। व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से, जैसे का, उ, कु, प, आ, प, लाई, ल, मा, ए, मे, ना, ये 2 वर्ण जोड़ करके जो बने वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों को उच्चारण तथा रचना के आधार पर 3 भागों में। व्यंजन कितने होते हैं? 3। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श क्या कहलाता है? जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है। जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीभ
मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये होते हैं कितने 25 और बटे कितने होते हैं 5 वर्गों में बटे होते हैं। जैसे का वर्ग होता है का खा गा घांगा, चा वर्ग चा छा जा झाया, टा वर्ग टा ठा डा ढाणा, ता वर्ग ता था दा धाना, पा वर्ग प फ ग भ म खा। अंतस्था व्यंजन, जो व्यंजन वर्ण मुख के बीच या मध्य में स्थित होते हैं उनके उच्चारण या जीभ मुख का पूर्णतः स्पर्श नहीं करती वो अंतस्था कहलाते हैं। ठीक है, जो मुख के बीच में हो, मध्य में स्थित हो और जीभ को स्पर्श न कर पाए वो कहलाते अंतस्था। या रा ला वा, है ना। फिर क्या है ऊष्म वर्ण, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख से रगड़ करके निकलने के कारण ऊष्मा करे। ठीक है, जो कुछ वर्ण है वो जीव से टकराए, वायु से टकराए। शा सा शा ह। अयोगवाद, जो न तो स्वर तथा न ही व्यंजन होते हैं फिर भी संकेतों के माध्यम से उन्हें प्रकट किया जाता है वो कहलाते, जैसे अनुस्वार और विसर्ग, है ना। अंगः, अनुस्वार तथा अनुनासिक, जिन वर्णों का उच्चारण नाक से किया जाता है वो अनुस्वार कहलाते, जैसे अंग चंग चंद्रबिंदु सिंधु ऐसे। किंतु जिन वर्णों का उच्चारण मुख एवं नासिका दोनों से किया जाए वो अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, अनुस्वार का केवल नाक से और मुख और अनुनासिक है मुख और नासिका दोनों के साथ। इनके लिए चंद्रबिंदी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत विद्वान लिखते, देवान लिखो, है ना। विसर्ग का उच्चारण विसर्ग स्वरों के बाद लगाए जाते हैं, उनका चिन्ह ऐसे होता डबल बिंदी। इनके उच्चारण के लिए ह की ध्वनि निकलती है, जैसे नृपः, बालकः, छात्रः आदि। जैसे नृप राजा, बालक बालक, छात्र होते हैं। इस प्रकार संस्कृति वर्णमाला में 28 वर्ण होते हैं। संयुक्त व्यंजन, जब दो वर्ण परस्पर मिलकर एक नया रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, जब दो वर्ण परस्पर मिल करके एक नया रूप बना ले वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या निश्चित नहीं है। कुछ प्रमुख संयुक्त व्यंजन निम्न प्रकार से हैं, जैसे दो वर्ण मिलकर के एक नया वर्ण बना ले वही संयुक्त कहलाता है, कंबाइंड। श का श स्त्र, तर ज्ञ जय, द ध ध, द व द्वा, क्र क र, क्र क रे, दय द य, श श र, थ र थ, ल ह ल, व ह व। इस प्रकार ये पार्टीशन करके और व्यंजन संयुक्त व्यंजन आदि जोड़े जा सकते हैं ना।